बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे लग रहे हैं आपको नावल? अपनी पसंद के नावल के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ज़रूर वो पढ़ के सुनाऊंगी। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है बहारें झूम के आएँ। अरूसा आलम का ये नावल है। ये माहनामा आंचल में 2016 के अप्रैल में ये शाया हुआ था। शॉर्ट नावल है, रिवेंज बेस्ड है। बहुत अच्छी मज़े की स्टोरी है। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहारें झूम के आएँ। अरूसा आलम। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? उसके इतनी देर से आने पे निदा ने पूछा। मंगनी की रस्म हो गई क्या? उसने हैरत से पूछा। बस होने ही वाली है। चलो जल्दी से आओ। अब तो दूल्हा भी स्टेज पे आके बैठ गया है। चारों सहेलियां जल्दी जल्दी स्टेज की तरफ चल दी, जहाँ उनकी दोस्त रानियां स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। सब जाके स्टेज के सामने खड़ी हो गई। ओह माय गॉड, दूल्हा कितना बुरा है, उसने नहायत नागवारी से कहा। तो समरा ने तेजी से उसे उसके कोहनी मारी। पागल तो नहीं होगी हो? मुंह बंद रखो अपना। किसके सामने कह रही हो? किसी ने सुन लिया तो अभी निकाली जाओगी यहाँ से, समरा ने उसे टोका। अरे वाह, ऐसे ही निकाली जाऊंगी? मैंने कौन सा गलत कहा है? उसे तड़क कर कहा। हाँ, बड़ी कमाल की बात की है तुमने। अगर तुम्हें ऐसा दूल्हा मिल गया तो क्या करोगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो किसी बहुत ही खूबसूरत और डैशिंग किस्म के बंदे से शादी करूंगी, जो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा लगे और जिसके साथ मैं आते जाते हुए फ़ख्र महसूस करूं। अच्छा अच्छा, फ़िलहाल तुम कहीं नहीं जा रही, इसलिए स्टेज पर चलो। हरगिज़ नहीं, मैं इतने बुरे दूल्हा के करीब बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे तो हैरत है कि रानियां इसके बराबर में बैठी कैसे है। तुम हैरान होती रहो, उसे देखो, वो कितनी खुश है। हाँ, ये मुझे भी हैरत हो रही है कि वो इतने मामूली से आदमी के साथ कैसे खुश बैठी है। वो मामूली नहीं है, अमेरिकन डॉक्टर है, बहुत काबिल आदमी है। वो तो बेवकूफ़ है, सिर्फ काबिलियत पर मर मिटी। शक्ल सूरत भी कुछ होनी चाहिए। यहाँ बहुत से खूबसूरत लड़के हैं, तुम किसी को अपने लिए तैयार कर लो जब तक हम स्टेज की सैर करके आते हैं। वो तीनों से छोड़कर स्टेज पर चली गई। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मंगनी के बाद खाना शुरू हुआ तो सबके साथ वो भी टेबलों की तरफ आ गई। वो खाना प्लेट में लेकर पलटी ही थी कि दुपट्टा कहीं अटक गया। उसने मुड़ के देखा तो दुपट्टा किसी के कोट के बटन में अटका था। उफ, क्या मुसीबत है, आपको कोई और सूट नहीं पहनकर आ सकते थे? उसकी बोल्डनेस पर वो बुरी तरह चौंका। मोहतरमा, आप भी तो कोई और दुपट्टा ओढ़कर आ सकती थी। आपके दुपट्टे की वजह से मेरा कीमती कोट खराब हो गया। हम्म। उसने झटके से अपना दुपट्टा खींचा और मुंह बनाती हुई आगे बढ़ गई। समरा और शादाब ने जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि उनके घर खासे दूर थे। उनकी वापसी की जिम्मेदारी रानिया की थी। वो दोनों जल्दी से खाना खा के रानिया के पास पहुंच गई। रानिया, प्लीज़ अब तुम हमें जल्दी से घर छुड़वा दो, पहले ही बहुत रात हो गई है। समरा ने कहा तो उसने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। वो फ़ौरन उसके सामने हाजिर हो गया। हमीद, ज़रा सोबान भाई को बुलाना, थोड़ी ही देर में सोबान भाई आ गए। सोबान भाई, आप प्लीज़ मेरी इन दोनों फ्रेंड्स को छोड़ आइए। देखिए, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, उसने नहाय मुल्तजी लहजे में कहा। तो सोबान ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। रानिया ने उनके एड्रेस भी बता दिए। मुझे लगता है समरा की रानिया इस शख्स के साथ खुश नहीं रह सकेगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? उसके मंगेतर की शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम कह रही हो। अब बुरी शक्ल तो बुरी ही होती है, इतनी हो या उससे ज़्यादा। अल्लाह का खौफ करो शादाब, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। समरा ने नागवारी से कहा। मेरी शादी भी देखने वाली होगी और मेरा दूल्हा भी देखने के लायक होगा, उसने अकड़ कर कहा। इतने में समरा का घर आ गया तो वो उतर गई। आप तो रानिया के फ्यांसी से खासी नाराज़ नज़र आ रही हैं। सवाद ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। पता नहीं, लेकिन मैं इस बात पर ज़रूर हैरान हूँ कि वो ऐसे आदमी से रिश्ता जोड़ने पर कैसे राज़ी हो गई। इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं। रानिया क्यूट सी है और वो इतना आम सा आदमी। मेरे ख्याल से तो अच्छा कपल है। ओह माय गॉड, आपका टेस्ट तो काफ़ी ख़राब है, शादाब ने हैरत से कहा। मेरे ख्याल से तो आपका टेस्ट कुछ अपसेट है। एक हाईली क्वालिफाइड लड़का हर लड़की का आइडियल हो सकता है, लेकिन अगर वो खूबसूरत हो तो उसकी सुई अभी तक खूबसूरती पर ही अटकी हुई थी। अगर आपको कोई खूबसूरत मर्द ना मिला तो ये तो हो ही नहीं सकता। शादी करूंगी तो किसी हैंडसम और डैशिंग बंदे से, वरना हरगिज़ नहीं, उसने जोश से कहा। और अगर उसके उल्ट हो गया तो आप क्या करेंगी? अब बोल तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर इत्तेफाकन ऐसा बुरा हादसा हो गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी। और अगर वो आपको ना छोड़ना चाहे तो ज़रूर मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसके बाद हम दोनों को साथ रहना ना पड़े। उसने आला ख्यालात उसके गोश्त गुजार किए। अब प्लीज़ लेफ्ट पे टर्न कर लीजिए, तीसरा घर मेरा है। सुबह ने गली में गाड़ी ला के उसके गेट पर रोक दी और थैंक्स कहकर उतर गई। उसके अंदर जाते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। सुबह इसने मम्मी और पप्पो के सामने भी रानिया के मंगेतर की बुराइयां शुरू कर दी। चुप हो जाओ खबरदार, जब मुझसे कोई बुरी बात निकाली बुआ ने उसे डपट दिया।
बुरे दूल्हा के लिए बुरी बातें ही मुँह से निकलेंगी ना। उसने बदतमीज़ी से कहा, तुम्हारा दूल्हा ऐसा हुआ तो क्या कर लोगी? उसके टुकड़े कर दोगी क्या? मम्मी फूफो भतीजी की बातों पर मुस्कुराती रहीं। 2 हफ्ते बाद वो और समरा रानिया की मंगनी की फ़ोटोज़ देखने उनके घर गईं। शादाब, तुम्हारे डैशिंग दूल्हा का बंदोबस्त हो गया? समरा ने उसे खुशखबरी सुनाई। अच्छा, कौन है वो खुशकिस्मत? उसने जूस का सिप लेते हुए कहा। माशाल्लाह, बड़ी खुशफ़हमियाँ हैं। अपने बारे में खुशफ़हमियाँ नहीं हैं, ये सब सही फ़हमियाँ हैं। मेरे फियांसी के कज़न सोबान भाई जो तुम्हें मेरी मंगनी वाले दिन घर छोड़ने गए थे, रानिया ने चहकते हुए बताया। वो तो ऐसे नहीं है कि मैं उनसे शादी करूँ, शादाब ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे आहिस्ता बोलो, वो बाहर बैठे हुए हैं, इतने स्मार्ट और और डिसेंट से हैं, और तुम उनके बारे में ऐसे कह रही हो। बहरहाल वो किसी और के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कतई नहीं। मुझे तो लगता है तुम लड़के रिजेक्ट करते करते बूढ़ी हो जाओगी, समरा ने हंसते हुए कहा। फिर किसी खूबसूरत बुढ़े से शादी कर लेना, रानी ने जल के कहा तो वो हंस दी। डैडी 1 माह के लिए बिजनेस टूर पर मलेशिया जा रहे थे। मम्मी का भी उनके साथ जाने का प्रोग्राम बन गया। शादाब पढ़ाई की वजह से नहीं जा रही थी, वैसे भी वो एक दफ़ा मलेशिया हो आई थी। अचानक ही उसका बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। वो लोग डैडी के जानने वाले ही निकल आए, इसलिए ज़्यादा छान-पटक की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छी फैमिली थी, इससे इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अपना कारोबार था, खाते-पीते लोग थे। लड़के के वालिदैन बाहर अपने बड़े बेटे के पास रहते थे, लिहाजा उन्हें भी शादी की जल्दी थी। मम्मी, मैंने लड़का देखा नहीं और आप लोगों ने हाँ भी कर दी। अरे क्या करोगी देख के, अब तुम्हें ज़िंदगी भर उसी को देखना है। बुआ ने कहा तो उसका मुँह बन गया। बेटा, उनके यहाँ लड़की लड़के का शादी से पहले मिलना मायूब समझा जाता है। लड़का बहुत अच्छा है, हमने देखभाल की सोच समझ के ही फैसला किया है। मम्मी की बात पे उसका दिल कुछ मुतमईन सा हो गया। ये बात तो वाकई में सही है कि वालिदैन औलाद के लिए गलत और बुरा फैसला नहीं कर सकते। ठीक है मम्मी, लेकिन मेरी शादी में सारी रस्में होंगी। बेटा, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते उसके वालिदैन और भाई भाभी वापस जा रहे हैं, लिहाजा दोनों तरफ से शादी नहायत सादगी से होगी, क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा भी जा रहे हैं। शादाब ने थोड़ा सा एहतजाज किया, फिर खामोश हो गई, क्योंकि उससे हासिल वसूल तो कुछ था ही नहीं। बस उसके लिए यही काफ़ी था कि उसकी शादी बहुत अच्छे लड़के से हो रही थी। वो सपनों की दुनिया में खो गई और आइंदा ज़िंदगी के सपने पलकों पे सजा के पिया दे सुधारी। उसी रात मम्मी पापा मलेशिया चले गए। वो हिजला रूसी में बैठी अपने ख्वाबों के शहजादे का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उसने अपना सर झुका लिया। हालांकि उसे अपने शौहर को देखने की बहुत जल्दी थी। उसका दूल्हा उसके रूबरू आके बैठ गया। एक काले भद्दे और भारी हाथ ने उसका अंगूठियों और चूड़ियों से सजा महकता हुआ हनाई हाथ थाम लिया। उसे तेजी से अपना हाथ खींचा, घबरा के सामने देखा तो वहां लंबी सी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और मैले कपड़े पहने एक गंदा सा शख्स बैठा हुआ था। शादाब उस शख्स को देखकर कुछ कह ही न सकी। हैरत, खौफ और परेशानी से उसकी आंखें उबल पड़ी और वो एक तरफ को ढेर हो गई। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो आहिस्ता आहिस्ता रात के मनाजिर उसकी स्क्रीन के जहन की स्क्रीन पर चढ़ने लगे। उसके पूरे बदन में एक फरीरी सी दौड़ गई। उसके नैन कटोरे छलक पड़े। रोते हुए उसने अपना जायजा लिया तो वो अभी तक अपने रूसी लिबास में थी। वो वॉशरूम में गई, नहा धो के दूसरे कपड़े पहने और उस जंगली की नज़रों से बच बचा के बुआ के पास पहुंच गई और आते ही बुआ के गले लग के चहकू बहकू रोने लगी। बुआ, ये मम्मी डैडी ने मेरे साथ क्या कर दिया? शादी की है बेटा, और क्या कर दिया? बुआ ने उसे प्यार से बिठाते हुए कहा। ये शादी है, ऐसी होती है। मेरे तो नसीब फूट गए। ए बेटा, ये बात तो उसके कहने की थी। अरे वो क्यों कहेगा, उसके तो नसीब खुल गए मुझसे शादी करके। अच्छा, बुआ ने खुशगवार सी हैरत से कहा, वरना तुमसे शादी होने के बाद तो मैं उसी को बदनसीब समझ रही थी। बुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ मेरी तकदीर फूट गई और आप इस जंगली को दुखियारा कह रही हैं। बस तब कि उन पर चढ़ पड़ी, मेरी तो जिंदगी दाव पर लग गई। ए लो, कल शादी हुई और आज दाव पेच भी चल गए। बुआ ने आंखें फैलाकर होंठों में उंगली दबाई। अच्छा ये बताओ, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे दूल्हा क्यों नहीं आए? भाड़ में गए दूल्हा, उसने जल के कहा। ए बेटा, भाड़ में तो वो तुमसे निकाह करते ही चला गया था। बुआ को भी गुस्सा आ गया। मुझे उसके साथ नहीं रहना, वो आए तो उसे भगा दीजिएगा। हाय, वो क्यों? बुआ ने हैरत से आंखें फाड़ी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उसका कला कमा कर दूं। खबरदार जो शौहर को ऐसे कहा। अब वो तुम्हारे सर का ताज है। बुआ ने उसे झपटा। वो सर का ताज नहीं है, सर पर अजाब है। वो भी कलस के बोली। बुरी बात है, आदमी को ऐसे नहीं कहते। वो आदमी है कहाँ? उसने तेजी से कहा। ए है तो क्या औरत है? बुआ ने पूछने में उससे ज्यादा तेजी दिखाई। वो औरत भी नहीं है, वो तो कोई और मखलूक है। बहरहाल वो आए तो उसे लुटा दीजिएगा। उसे क्या लुटाना है? यहाँ तो तुम्हारा ही दिमाग लूटा हुआ है। जाने क्या वाई तो वही बक रही हो। ये बताओ, कुछ खाया पिया भी है या खाली पेट आई हो? मैं आ गई हूँ, यही बहुत हुआ, वरना उस जिन के चुंगल से निकलना आसान ना था।
मैं तो बस अपनी अक्ल समझ से आ गई। एक तो तुम्हारी समझदारी से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लोग अकल से न जाने क्या क्या काम कर लेते हैं और तुम्हारी अकल हर चीज़ को नीस्तो नाबूद करके रख देती है। बुआ ने उसे समझा बुझा कर ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। उस दिन वो टीवी देख रही थी कि अली उसके बराबर आके बैठ गया। वो करंट खाकर एकदम से खड़ी होगी। अली ने भी उसी तेजी से उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने बराबर बिठा लिया। छोड़ो मेरा हाथ। शादाब ने हाथ को झटका, लेकिन गिरफ्त सख्त थी, इसलिए नाकाम रही। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हो। तुम हो के मेरे बराबर आके बैठ गए हो। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं। अली ने तेज़ी से कहा, हाँ तुम सिर्फ मम्मी डैडी के ना आने तक मेरे शौहर हो। वो आ जाएं तो फिर फैसला होगा। फैसला होने के बाद ही तो मैं तुम्हें ब्याह के लाया हूँ। तुम्हारे माँ बाप की मर्ज़ी से ही ये काम हुआ। अब नहीं, अब उन्हें मेरे मामलात में बोलने का कोई हक़ नहीं। उन्हें तुम्हारे नहीं मेरे मामलात में बोलने का हक़ है। उन्होंने ही निकाह करके तुम्हें मेरे सपोर्ट किया है। उसकी बात पे शादाब सन्नाटे में आ गई। बात तो उसकी भी ठीक थी, शादी तो माँ बाप की मर्ज़ी से हुई है। फिर वो अली से को कैसे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकती थी। लेकिन ये भी तय था कि वो अली के साथ भी नहीं रह सकती थी। शादाब का कभी अली से बात करने को दिल नहीं चाहता था। उसके हुलिये से ही शादाब को कोफ्त होती थी। उसने अभी तक उसके काम के बारे में नहीं पूछा था। अली उस वक्त बैठा अखबार पढ़ रहा था। तुम काम क्या करते हो? मुर्गियाँ बेचता हूँ। व्हाट? वो बुरी तरह चीखी। मेरी शादी एक मुर्गी बेचने वाले से हुई है। मम्मी ने तो कहा था तुम्हारा बहुत अच्छा कारोबार है, सारे शहर में फैला हुआ है। हाँ तो क्या मुर्गियाँ बेचना अच्छा कारोबार नहीं? और क्या मुर्गी बेचने वालों की शादियाँ नहीं होती? अली ने आंखें निकाल के पूछा। हाँ होती हैं, लेकिन मुझ जैसी लड़कियों के साथ नहीं होती, उसने जल के कहा। क्यों, तुम में कौन से हीरे जुड़े जड़े हुए हैं और मुझ में क्या कमी है? तुम में तो कमी कोई नहीं, तुम में तो बहुत सी ज्यादतियां हैं। वो रोती हुई कमरे में घुस गई। उसके मम्मी डैडी से बहुत सरसरी सी बात हुई। उसने अली के बारे में बात की तो उन्होंने उसकी तारीफों के पुल खड़े कर दिए। उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था। अब तो वो शुक्र अदा कर रही थी कि जल्दबाजी में शादी होने के सबब वो अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुला सकी थी, और आती तो वो उसका कितना तमाशा बनता। अब तो वो उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं रखती थी। वो खूबसूरत मर्द से शादी करने के कितने दावे करती थी। इस चक्कर में उसने कई अच्छे रिश्ते निकाल दिए। शायद इसलिए इस दफ़ा मम्मी डैडी ने उसे लड़का नहीं दिखाया था। शायद ये उसके तकब्बुर की सज़ा थी। अली सुबह का गया, रात देर से घर लौटता था। शादाब को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी। वो सारा दिन घर में बोलाई बोलाई सी फिरती या भाग भाग कर बुआ के पास चली जाती। आज भी वो नहायत बिगड़े मूड के साथ उनके पास आई थी। ये खैर से आई हो ना? ना सलाम ना दुआ। बुआ ने उसका बगौर जायज़ा लेते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी में अब खैर कहाँ, वो होती तो आती क्यों? से जल के कहा। हाँ ठीक ही कहती हो। जहाँ तुम होगी वहाँ भला खैर का क्या काम? बुआ ने जल के कहा। कुछ खा के आई हो या यूं ही भूखे पेट चली आई? मैं शक्ल से आपको खाई पिए लग रही हूँ। 2 दिन से दाना उड़ के मुंह में नहीं गया। हाँ इस पे ये हाल है कि तुम घोड़े वाली चाल चलती हुई यहाँ आ गई। बुआ चिढ़ के बोली। बुआ ने कुछ देर में उसके आगे सैंडविच और कबाब ला के रख दिए। तुम्हारी शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम 2 दिन की फाका ज़दा हो। तुम्हारे दूल्हा तो खैरियत से है? उन्होंने खोजती हुई नज़रों से पूछा। लो भला उससे क्या होना है? ऐसों को कुछ नहीं होता। वो तब के बोली। कैसों को? बुआ ने हैरत से पूछा। उसी जिनके बारे में आप पूछ रही हैं। ऐसों पर तो आफतें भी असरअंदाज नहीं होती। हाय तो तुम भी उस पर असरअंदाज नहीं हुई? बुआ ने हैरत से आंखें फाड़ी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। उसने हाथ नचाते हुए तेजी से कहा। अरे रहने दो, तुम तो ऐसी हो ना वैसी हो, जाने कैसी हो। बुआ ने झिंझलाकर कहा और उठ के किचन में चली गई। वापसी पर वो टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी कि एक गाड़ी उसके करीब आके रुकी। हेलो कैसी हैं आप? किसी अजनबी के इस तरह पूछने पर वो एकदम से चौंक कर पीछे हुई। उस अजनबी को पहचानने में चंद ही लम्हे लगे। वो रानिया के फ्यांसी का कज़न सोबान था। कहाँ जाना है आपका? ये मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी, उसने जान छुड़ाते हुए कहा। अरे शुक्रिया, गाड़ी में बैठ कर अदा कर दीजिएगा। फिलहाल तो आप बैठ जाएं सर। रोड पर खड़े होकर बातें करना अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात भी ठीक थी, लिहाजा वो मजीद बहस किए बिना खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। मैंने सुना है आपकी शादी हो गई है। जी हाँ। शादी के नाम पर उसके पसीने छूट गए। आपके शौहर तो यकीनन खूबसूरत होंगे। खूबसूरत शौहर के नाम पर उसका दिल बंद होने के करीब पहुंच गया। बस बस आप प्लीज़ मुझे यहीं उतार दीजिए, मुझे यहीं आना था। उसे शॉपिंग सेंटर के सामने गाड़ी गुजरते हुए देखकर तेजी से कहा था। सोबान का पैर भी एकदम से ब्रेक पर जा पड़ा और वह तेजी से उसका शुक्रिया अदा किए बगैर गाड़ी से उतर आई और वो जन से गाड़ी आगे बढ़ा के चला गया। उसने फौरन ही एक रिक्शा की और घर आ गई। सोबान को देख के उसके जख्म रसने लगे। शादाब ने तो आज ही उसे गौर से देखा था। कितना डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था वो। उसने सोबान को ठुकरा के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। उसकी आंखों में कंकर से भर गए। अपनी बेवकूफ़ी से उसने अपने नसीब बर्बाद कर लिए थे। दुख और तकलीफ के एहसास से उसका दिल फटा जा रहा था।
اس دن وہ اس کے گھر چلی گئیں۔ کچھ دیر نماز کا وقت ہوا تو وہ وضو کرنے چل دی۔ اس گھر میں کوئی جائے نماز بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے وضو کرنے کے بعد پوچھا۔ تم تو نماز روزے کی ہو نہیں، کیا تمہارے میاں بھی تمہاری طرح بے دین آدمی ہے؟ میں بے دین ہرگز نہیں ہوں، مجھے سارا دین معلوم ہے۔ اس نے تیزی سے کہا، دن میں 5 نمازیں ہیں، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، طبیعت صحیح ہے تو رکھو، خراب ہے تو چھوڑ دو، دین میں بہت لچک ہے، کوئی سختی نہیں۔ اے ہٹو بھی، میری جان نہ جلاؤ، دین کی ذرا سی بھی لچک تم میں تو آئی نہیں، بوا نے جھنجھلا کر کہا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ ارے سنیں تو صحیح بوا، علی پر آپ کچھ ذرا پڑھ کر پھونک مار دے کہ وہ انسان بن جائے۔ ارے بیٹا، میری پھونکیں تو تم پر کام نہ آئیں، اس پہ کیا اثر کریں گی؟ میری بات چھوڑیں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ رہنے دو، مجھے تو رہ کے اس دکھیا کا خیال آتا ہے، اس کی تو جھولی دکھوں سے بھر گئی، کیسا اچھا لڑکا ہے۔ کوئی اچھا نہیں ہے، اس کے اندر تو جھول ہی جھول، اور اس کی جھولی دکھوں سے نہیں مجھ سے بھری ہے۔ ہاں ایک ہی بات ہے، بوا نے جل کے کہا اور نماز پڑھنے چل دی۔ شام کو علی آیا تو اپنے ساتھ 4 مرغیاں بھی لے کے آیا۔ اس نے آتے ہی چاروں مرغیوں کو تیزی سے ذبح کیا، ان کی کھالیں اتاری، کچا کچ بوٹیاں بنا ڈالیں۔ شاداب آنکھیں پھاڑے ہوانگ سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ اسے لگا اس نے مرغیوں کی نہیں بلکہ اس کی کھال اتاری اور اس کی بوٹیاں بنا ڈالی ہوں۔ ممی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کس آدمی کو میرے پلے باندھ دیا؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ آج شام کو میرے دوست کی بہن کی شادی ہے، تیار رہنا۔ کیا شادی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ وہ بری طرح چیخ پڑی۔ تم نے اپنا حلیہ اپنا کام دیکھا ہے؟ میں اس بگڑے ہوئے حلیہ مرغی والے کے ساتھ جاؤں گی شادی میں؟ کیوں، کیا خرابی ہے میرے حلیے میں؟ اور کیا مرغی والے شادیوں میں نہیں جاتے ہوں گے؟ اور ان کی بیویاں بھی تمہارے جیسی ہوتی ہوں گی۔ اے زوجہ محترمہ، زیادہ گرمی سردی دیکھنے سننے کا عادی نہیں ہوں میں، میرا ہر حکم ماننے کی تم پابند ہو۔ اس نے شاداب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ شاداب کو لگا لوہے کے پنجے میں اس کا ہاتھ جکڑ گیا ہو۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، شام کو تیار ہو جانا ورنہ اسی حلیے میں لے جاؤں گا۔ اس نے جھٹکے سے شاداب کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شام کو شاداب بڑی بے دلی سے تیار ہوئی لیکن پھر بھی غضب کی لگ رہی تھی۔ وہ علی کو اپنے اوپر بولنے اور حاوی ہونے کا مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو علی اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر کچھ نروس سی ہونے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جیسے بھی دیکھوں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ ہوں بیوی، اس نے نخوّوں سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ تم اندر چلو، میں ایک ضروری کام نمٹا کے ابھی آتا ہوں۔ شادی ہال کے سامنے گاڑی روک کر علی نے اسے اترنے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اتر گئی۔ اللہ کرے شادی میں آ ہی نہ سکے، وہ یہ دعا کرتی ہوئی اندر آ گئی۔ یہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، لہٰذا خاموشی سے آ کے بالکل خالی میز پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس سے بات کرے اور اسے علی کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لباس اور وضاقتہ سے یہاں پر آئے ہوئے سبھی لوگ ویل مینرڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لگ رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ علی جیسے آدمی کو ان لوگوں کے ساتھ دوستی کیسے تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے کے منظر نے اس کے اندر پھول سے کھلا دیے۔ سامنے صبان بلیک ڈنر سوٹ پہنے بڑی شان سے چلا رہا تھا اور اب کسی اور مرد کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ تھا۔ اس وقت یہ خیال اس کے دل سے نکل چکا تھا، اگر میں سمجھداری سے کام لیتی تو یہ شخص میرا ہو سکتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دے یا یہاں سے بھاگ جائے۔ کہاں صوبان جیسا شاندار بندر اور کہاں وہ جنگلی مرغیاں بیچنے والا۔ اس کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا۔ اس نے صوبان کو دیکھ کر پیٹھ موڑ لی۔ وہ اس سے ہرگز نہیں ملنا چاہتی تھی۔ اس نے علی کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی، یا اگر علی نے اسے صوبان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ ویسے علی اسے ادھر ادھر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں پیچاں تھی کہ سلام سن کر چونکی۔ السلام علیکم، اس کی آواز پہ چونک کے گردن گھمائی، دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے صوبان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ کافی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ اپنے ہسبینڈ سے تو ملوائیے، وہ بھی تو آئے ہوں گے نا۔ ہسبینڈ کے نام سے اس کا دل بند ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جی میں ادھر ہی ہوں، اتنے لوگوں میں مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی آپ اکیلے ہی ہوتی ہیں، آپ نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا ہے، لگتا ہے بڑی خاص چیز ہے وہ۔ خاص چیز کے نام پہ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ تو واقعی میں خاص چیز ہے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد صوبان ہٹ گیا۔ کھانے کے بعد کسی بچے نے بتایا کہ آپ کو کوئی علی انکل باہر بلا رہے ہیں۔ اس نے شکر کیا کہ علی اس کے ساتھ ہال سے باہر نہیں نکلا۔ اس شادی میں آئے ہوئے سارے مرد اسے اچھے لگ رہے تھے، اب تو عام سی صورت کے مرد بھی اسے اچھے لگنے لگے تھے۔ بوا ٹھیک کہتی ہیں، مرد کا حسن اس کی شکل میں نہیں کام اور مقام میں ہوتا ہے۔ اسے یہ بات اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ جب اسے کام اور مقام والا شوہر نہیں ملا تھا، وہ سارے راستے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی، اپنے تکبر پر توبہ کرتی رہی۔ اس نے تکبر کیا تھا جبھی صوبان جیسا اچھا مرد اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ صوبان کو دیکھ کر وہ بہت بے چین ہو گئی تھی۔ واپسی میں علی نے ایک سٹور سے کون آئس کریم خریدی اور گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی۔ علی نے آئس کریم اس کی طرف بڑھائی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔
لے لو تم نے شادی میں بھی سویٹ ڈش نہیں کھائی تھی۔ اس کی بات پہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا اور اس نے شاداب پر اتنی نظریں رکھی ہوئی تھی کہ اس کے کھانے کو بھی نوٹ کر لیا، تو یقیناً صوبان سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ صوبان کے بارے میں کوئی بات کرتا، اس نے آئس کریم لے لینا ہی مناسب سمجھا۔ علی گاڑی چلاتے ہوئے آئس کریم کھا رہا تھا کہ روڈ کراس کرتے ہوئے اچانک ایک خاتون سامنے آ گئی۔ اس نے تیزی سے بریک لگایا تو خاتون تو بچ گئی، لیکن کون اس بری طرح سے منہ سے ٹکرائی کہ جھٹکا لگنے سے اس کی داڑھی نیچے گر گئی۔ شاداب جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی ہک دک رہ گئی۔ آپ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صوبان بیٹھا تھا۔ جی محترمہ، یہ میں ہی ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ دھوکہ نہیں، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انسان شکل سے نہیں کردار اور رویوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے سمجھاتے ہیں کیا؟ قتل کر ڈالا آپ نے مجھے۔ قتل تو تم نے میرا کر دیا تھا میری جان، جبھی تو تم سے شادی کی۔ صوبان نے رومانٹک ہوتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اسے تیزی سے کھینچ لیا۔ اگر سمجھانے کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا تو گھر چلو، کسی اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اس نے گہری سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ گھر چل کے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنا ہی چاہتی تھی کہ صوبان نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں نے بالکل صحیح کیا تھا آپ کے ساتھ شادی سے انکار کر کے، اس نے نہایت بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کہا۔ اور دیکھ لو، میں نے پھر بھی کر کے دکھائی۔ وہ شوق ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے میرے ساتھ اچھا تو نہیں کیا نا، شاداب نے رندے ہوئے گلے سے کہا۔ میں ہر بات کا ازالہ کر دوں گا میری جان۔ وہ بھی بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، غلطی اس کی تھی۔ اس نے تکبر میں آ کے صوبان جیسے اچھے آدمی کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے باوجود صوبان نے اس کی گستاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ آگے کے سفر میں بہاریں اس کی منتظر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر کے ایک لمحے میں ہی اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ آنسو اس کے دل کے مقام پر پھوار بن کر گرنے لگے۔ اسے لگا وہ ریگستان سے نخلستان میں آ گئی۔ اس نے پرسکون ہو کے آنکھیں موند لی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس پر باران رحمت بھی برسا دی۔ اندر کا موسم بدلا تو باہر کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ناول کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ شارٹ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ بڑی مزے کی سٹوری تھی، کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی اس میں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔